नमस्कार बच्चों, क्लास 8 बच्चों, आपको मैंने अभी हाल में ही पत्र लेखन और आपको मैंने औपचारिक अनौपचारिक पत्र भी बताए हैं, ठीक है। और एक आपको मैंने अपठित भी भेजना है, मुझे ये भेज दूँगी या बाद में भेज दूँगी, ठीक है। अब फिर से मैं एक बार भारत की खोज पाठ पुस्तक से पढ़ाने जा रही हूँ, भारत की खोज। तो इसमें मैं पार्ट 3 पढ़ाऊँगी और आपको यही बताऊँगी कि कौन कौन से पार्ट मैं कटवाऊँगी, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, ठीक है। अभी तो पार्ट 1, 2, 3 चलेंगे ही चलेंगे, ओके। तो आप इसको सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बताया जाएगा इसमें, और कैसे हुआ, कैसे सिंधु घाटी की सभ्यता को पहचान मिली, ये आपको बताया जाएगा। पुस्तक का नाम मैंने लिख दिया है, ठीक है। और आपको पता ही है किसने लिखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। शब्दार्थ की तरफ चलते हैं, थोड़े शब्दार्थ इसमें, थोड़े आपको सिर्फ देखिए। सिंधु घाटी की सभ्यता पाठ के शब्दार्थ संयोग, भाग्य, संयोग का अर्थ है भाग्य, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ धर्म के प्रति पक्षपात ना हो। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। जैसे आपको पता है, जहाँ धर्म के प्रति पक्षपात नहीं होता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक साथ रहते हैं। नवागतुक कहते हैं ना, नवागतुक आया है, नवागतुक आया है, तो नया आने वाला मेहमान, जो भी हो, मेहमान भी हो सकता है, कोई भी नया आने वाला, कोई मेहमान आता है, नवागतुक है, उसको हम जानते नहीं, तो नया आने वाला मेहमान, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, नया आने वाला मेहमान भी हो सकता है, नया बच्चा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बुनियादी, बुनियाद जिसे कहते हैं बेस, जिसे कहते हैं न्यू, ठीक है ना। बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा, उसको कहते हैं आरंभिक, आरंभ से जो चीज़ दी जाती है उसको बोलते हैं बुनियादी। बुनियाद जिसको कहते हैं, बुनियाद मतलब किसी चीज़ की न्यू, बुनियादी विशेषण हो गया। अवेस्ता, पारसियों की मूल धर्म पुस्तक। अवेस्ता एक ग्रंथ का नाम है। पारसी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी, ईसाई और पारसी धर्म में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा क्या अंतर है। पारसियों की मूल धर्म पुस्तक का नाम क्या है? अवेस्ता। ये याद रखिएगा, पारसियों की मूल धर्म पुस्तक का नाम क्या है? अवेस्ता। अब आइए पारलौकिकता, पारलौकिक, परलोक से संबंधित है ना, जो परलोक से संबंधित बात होती है उसको बोलते हैं पारलौकिकता। विशिष्टतावाद, इसका मतलब होता है विशेषतावाद, किसी चीज की विशेषतावाद जहाँ होती है वहाँ उसको बोलते हैं। अब देखिए व्यक्तिवादी दर्शन, व्यक्तिवादी दर्शन, व्यक्ति को महत्व देने वाला सिद्धांत, व्यक्ति को महत्व देने वाला सिद्धांत। बच्चों इसमें और भी शब्दार्थ है, मैं आपको बता रही हूँ बुक से ही, ये आप समझ लीजिए, इसके हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं, ये बच्चों हो गए थे आपके इधर वाले। अभी देखिए वीर गाथात्मक, वीर गाथाओं से संबंध, इसका मतलब क्या होता है? वीर गाथा, वीरता की जो गाथाएं हैं, वीरता की जो कहानियां हैं उससे संबंधित। वीर गाथा काल मतलब वीरता से संबंधित कहानियाँ। और एक वीर गाथा काल भी हुआ है, जिसमें उसको हम काल कहते हैं, खंड है हमारे हिंदी इतिहास का। अवधारणा, विचार, अवधारणा मतलब विचार। आत्मसंयम, अपने मन एवं इंद्रियों को वश में रखना। आत्मसंयम का मतलब होता है आत्म, अपने आप को संयमित रखना, यानी कि अपने मन एवं इंद्रियों को वश में रखना। आध्यात्मिक, यह आध्यात्मिक का मतलब ध्यान रखिए, परमात्मा और आत्मा से संबंध रखने वाला,
क्या होता है? परमात्मा और आत्मा से संबंध रखने वाला। समझ में आ गया? उसको बोलते हैं आध्यात्मिक। अकर्मण्यता, अकर्मण्य है ये व्यक्ति। ये व्यक्ति क्या है? अकर्मण्य है, यानी कि ये निकम्मापन जिसको कहते हैं, काम करने का इसका कोई मन नहीं है, उसको बोलते हैं अकर्मण्य। तो अकर्मण्यता, निकम्मापन। सांप्रदायिक, संप्रदाय संबंधी। सांप्रदायिक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखिए, यानी संप्रदायों से संबंधित या जो धर्म विशेष, जो संप्रदाय होता है किसी धर्म विशेष की बात जब होती है, संप्रदाय विशेष, संप्रदाय मतलब धर्म, धर्म से संबंधी सांप्रदायिक हो गया। सहकारिता, सहकारी होना, सहायता संबंधी। अब है यथार्थवाद, यथार्थवादी का अनुयायी। जो यथार्थवादी व्यक्ति है वो व्यक्ति बड़ा आदर्शवादी है। कोई व्यक्ति यथार्थवादी है, कोई व्यक्ति बड़ा ही यथार्थवादी है, तो यथार्थवादी का अनुयायी, फॉलोवर जिसको बोलते हो आप। बुद्धिजीवी, विचारशील व्यक्ति, वो व्यक्ति बड़ा बुद्धिजीवी है, यानी कि वो व्यक्ति विचारशील है। ठीक है बच्चों? तो ये याद कर लीजिएगा, कहने का मतलब है कई बार हम पूरा लेसन पढ़ जाते हैं और हमें इन शब्दों का अर्थ भी पता नहीं होता। बाय चांस आपको नहीं याद रहता है, बुक के पीछे से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, और बार बार पढ़ेंगे तो आपको इनके अर्थ समझ में आ जाएंगे। कहीं भी आप दूसरी जगह पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा कि हमें ये आता है। मुख्य बिंदुओं का सरल रूप में प्रस्तुत, मैंने पहले ये बता रही हूँ आपको। सबसे पहले पाठ में आपके ये है, आपका चलेगा, बहुत बड़ा पाठ है ये पाठ मैं चाहूँ तो कटवा सकती थी, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है, इसलिए ये पाठ मैं नहीं कटवाऊँगी। सिंधु घाटी की सभ्यता, और ये जो पीछे दिया हुआ है ये थोड़ा शॉर्टकट में सरल शब्दों में दिया हुआ, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था तो बताया था आपको। तो आप देखिएगा कि कैसे इसको शुरुआत में, सबसे पहला पॉइंट होगा सिंधु घाटी में भारत की सबसे पहली तस्वीर की जानकारी। सिंधु घाटी जो है उसमें हमने भारत की पहली तस्वीर की जानकारी प्राप्त करेंगे। आर्यों का आगमन, आर्य कैसे आए, समन्वय और मेल जोल में भारतीय संस्कृति का कैसे विकास हुआ, ये इसमें पढ़ेंगे। ये मानी कि इस पैराग्राफ के साथ साथ हम चलते जाएंगे। आर्यों का आना, ये लिखा आर्यों का आना, मैं अभी पढ़ाऊँगी तो आपको बताऊँगी। ठीक है, ये जानबूझ के मैं बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। फिर है तीसरा, प्राचीनतम ग्रंथ व वेद, भारतीय संस्कृति अद्भुत व अटूट। ग्रंथों के बारे में बताएंगे, वेदों के बारे में बताएंगे, भारतीय संस्कृति कैसे और अटूट है, अभी तक इसका कोई भी मतलब इस तरह से अतुलनीय है भारतीय संस्कृति। फिर बताएंगे उपनिषद की विशेषता, उपनिषद क्या होते हैं, क्या चीज़ है उपनिषद, इसकी विशेषता, सच्चाई पर बल देना बताया जाएगा आपको। व्यक्तिवाद दर्शन के फायदे और नुकसान, व्यक्तिवाद का मतलब बताया था मैंने आपको, व्यक्तिवादी दर्शन मतलब व्यक्ति को देने वाला सिद्धांत, व्यक्ति को महत्व देने वाला सिद्धांत के बारे में बताएंगे, व्यक्तिवाद दर्शन के फायदे और नुकसान। फिर तीसरा है भौतिकवाद, पंचभूत निर्मित यह संसार ही सत्य है, यह सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला मत, फिर क्या राय है लोगों की, मत। अधिकांश पुराकथाएं और प्रचलित कहानियों का आधार वीर गाथात्मक लोकहित के लिए सदाचार और बलिदान की शिक्षा, इस वाले में क्या बताया जाएगा, पुरानी वीर गाथा और क्यों कहानियाँ ये प्रचलित थी, ये सब इसमें बताया जाएगा। महाभारत का दर्जा विश्व की श्रेष्ठतम रचना में सर्वोपरि, भगवद गीता महाभारत का ही एक अंश, ये आपको इसमें बताएंगे। फिर है प्राचीन भारत में जीवन और कर्म का प्रभाव, महावीर और बुद्ध, वर्ण व्यवस्था, शिक्षाएं और उपदेश। महावीर जो हैं और बुद्ध हैं, इनकी वर्ण व्यवस्था क्या थी और इनके विषयों का के बारे और उनकी शिक्षा, उनके उपदेशों के बारे में बताया जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर है
चंद्रगुप्त और चाणक्य, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। विभिन्न विषयों का उल्लेख, उनसे संबंधित विभिन्न विषयों का इसमें उल्लेख किया जाएगा। अशोक एक महान शासक, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, अशोक एक महान शासक था। तो ये आपको कैसे करना है आपको बताया जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर मैंने आपको फिर बता दिया कि आपको क्या क्या करना है। उसके बाद ये इतना लेसन है, मैं चाहूँगी कि मेरे पढ़ाने से पहले आप इसको पढ़ें। आपको पढ़ना ज़रूरी है, इसको 2 बार पढ़ें, समझें, और जब मैं पढ़ाऊँगी तो थोड़ा सा मैं रीडिंग ही कराऊँगी, ज़्यादा आपको समझाने का, मैं समझाने का पहले ही आपको समझा दूँगी और थोड़ा सा रीडिंग कराऊँगी। तो याद रखिएगा, जब मैं रीडिंग कराऊँगी तो एक भी गलती आपकी मैं नहीं होने दूँगी, अगर हुई तो मैं मार्क्स काट लूँगी। ओके, नमस्कार बच्चों।